नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिंदू के 2 आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। दोनों इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित हैं। नया हुआ है काफ़ी कुछ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में जो कि डिस्कस करने लायक है। इन दोनों आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर हम डेली पायोनियर का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे एशियाटिक लायंस के कंजर्वेशन से संबंधित। 5 साल बाद सेंसस कंडक्ट हुआ। एशियाटिक लायंस की संख्या 2015 के अपेक्षाकृत 29% इंक्रीज हो गई। क्या क्या चैलेंजेस हैं, सरकार क्या कुछ कर रही है कंजर्वेशन के लिए, कौन से स्टेप्स सकारात्मक रहे हैं, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे लास्ट में ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वर्क फ्रॉम होम से संबंधित। क्या इस महामारी के खत्म होने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या स्कोप हैं, डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और चाइना बॉर्डर टेंशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक से भी आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अनंत कृष्णन के द्वारा। क्या कंटेस्ट है, अभी देखो फिलहाल इंडिया और चाइना बॉर्डर पर ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स पर स्टैंड ऑफ है। स्टैंड ऑफ का मतलब इंडिया और चाइना की जो आर्मी है वो आमने सामने है। हाल ही में 9 जून को दोनों देशों की आर्मी ने ये रिकॉग्नाइज किया कि 4 पॉइंट्स पर इंडिया और चाइना की जो आर्मी है वो डिसएंगेज कर रही है। डिसएंगेज करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये LAC है, इंडिया और चाइना की आर्मी बिल्कुल आमने सामने है, वो अब थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाएंगे। चाइना की आर्मी चाइना की साइड पीछे चली जाएगी 2 किलोमीटर और इंडिया की आर्मी इंडिया की साइड 2 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। ये मतलब है डिसएंगेजमेंट का। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात यह है, जहां पर सबसे बड़ा विवाद है पेंगोंग सो लेक के एरिया में, वहां पर अभी भी कोई सहमति नहीं बनी है दोनों देशों की आर्मी के बीच। और वैसे देखो सिक्किम में भी नकुला जो पास एरिया में विवाद है, वहां पर भी अभी दोनों देशों की आर्मी आमने सामने है, उस पर भी कोई सहमति नहीं बनी है। ये जो तस्वीर है आपके सामने, अगर आपने इसको पहले नहीं समझा है तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है समझने में। एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पेंगोंग सो लेक एरिया में विवाद आखिरकार है क्या। देखो ये जो फिंगर एरिया है ना, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, ये क्या है, ये इस प्रकार के माउंटेनियस स्पर्स हैं। ये आप तस्वीर जो देख रहे हो, ये इस प्रकार का साइट है फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3। तो पेंगोंग सो लेक एरिया में इस प्रकार की 8 फिंगर्स हैं। ये देख सकते हो आप 8 फिंगर्स, फिंगर 1 से लेके फिंगर 8। इंडिया का अभी कंट्रोल कहां तक है, फिंगर 4 तक है। ये देखो यहां तक इंडिया का कंट्रोल है। पहले इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो फिंगर 8 तक जाती थी, मतलब इस एरिया में पहले इंडिया की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी और इंडिया की जो लास्ट पोस्ट है वो यहां पर है। चाइना की जो लास्ट पोस्ट है वो यहां तक है फिंगर 8 से पहले। मतलब फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच दोनों देशों की फोर्सेस के द्वारा पहले पेट्रोलिंग की जाती थी अप्रैल से पहले। लेकिन चाइना की फोर्सेस ने क्या किया, इस पूरे एरिया को अब अपने कंट्रोल में ले लिया। यहां पे टेंट वगैरह इस्टेब्लिश कर दिए, मतलब रोक दिया कि इंडिया की फोर्सेस अब यहां पर पेट्रोलिंग के लिए नहीं जा सकेंगी। तो ये 8 किलोमीटर तक की लेंथ है फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच। अभी फिलहाल इस पूरे एरिया को लेके विवाद है। चाइना के हिसाब से LAC ये है, चाइना कहता है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया की फोर्सेस यहां से आगे ना आए। इंडिया के हिसाब से LAC ये है, इंडिया कहता है हम यहां तक आएंगे क्योंकि LAC हमारे हिसाब से यहां तक है। वैसे एक और पॉइंट भी है गलवान वैली, जहां पर चाइनीज फोर्सेस काफी आगे आ गई हैं और उन्होंने अपना एक टेम्परेरी कैंप इस्टेब्लिश किया है। यहां पर भी दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 9 जून को दोनों देशों की आर्मी ने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया ऑफिशियली कि मल्टीपल पॉइंट्स पर स्टैंड ऑफ है इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच। इससे पहले तो सरकार ने या फिर
आर्मी ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था कि कई सारे पॉइंट्स पर इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच स्टैंड ऑफ है। इसी बीच मीडिया के कुछ सेक्शंस और अपोजिशन बार बार सरकार से जवाब मांग रही हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर चुप क्यों है, सरकार क्लैरिफाई क्यों नहीं करती कि आखिरकार विवाद है क्या और फिलहाल हमारी क्या पोजीशन है, अगर चाइना से बात चल रही है तो क्या स्टेटस है। राइटर कहते हैं देखो, मीडिया का काम है सरकार से क्वेश्चन पूछना, अपोजिशन का काम है सरकार से क्वेश्चन पूछना। अगर मीडिया और अपोजिशन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर शायद हमें यह भी नहीं पता लगता कि विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो विवाद है इसका समाधान कैसे होगा। 3 पॉइंट्स राइटर देते हैं। सबसे पहली बात, क्वाइट डिप्लोमेसी, यानी चुपचाप डिप्लोमेसी होती रहे, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इंडिया और चाइना के बीच बातचीत होती रहे। दूसरा, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर का मतलब ये है, अगर चाइना की फोर्सेस वहां पर हैं जितनी संख्या में, जिन हथियारों के साथ, इंडिया की आर्मी भी उतनी ही संख्या में वैसे ही हथियारों के साथ बिल्कुल आई टू आई चाइना की आर्मी के सामने मौजूद रहेगी, तो मतलब इंडिया एक सिग्नल दे रहा है कि हम कन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल भी अपने स्टैंड से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर। तीसरे नंबर पे, वे आउट टू एडवर्सरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम मौका दें कि चाइना भी अपना फेस सेव कर सके। अगर देखो पब्लिकली सब कुछ होगा तो चाइना के पास मौका नहीं होगा अपनी इज्जत बचाने का, अपने फेस को सेव करने का, बचाने का। अगर चाइना ह्यूमिलिएशन का सामना करता है तो वो किसी भी एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं होगा। इसके राइटर काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं। अभी सिर्फ आप इन 3 पॉइंट्स को समझ लीजिए जो राइटर बोलते हैं। सबसे पहले क्वाइट डिप्लोमेसी, यानी चुपचाप डिप्लोमेसी चलती रहे। दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर और तीसरे नंबर पे वे आउट टू एडवर्सरी, यानी मौका देना चाइना को कि चाइना अपना फेस सेव कर सके। अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। पहले भी जब विवाद हुए इस प्रकार के इंडिया और चाइना बॉर्डर पर, तो उनका समाधान कैसे निकाला गया। सबसे पहला एग्जाम्पल राइटर के द्वारा दिया जाता है 2013 का। 2013 में देप्सांग प्लेन्स में चाइना की ट्रूप्स काफ़ी आगे आ गई थी। उन्होंने टेंट इस्टाब्लिश कर दिए थे, जैसे अभी पेंगोंग सो लेक एरिया में करके रखे हैं। उस समय देश में यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार पर अपोजिशन के द्वारा, मीडिया के द्वारा काफ़ी आरोप लगाए जा रहे थे कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, आप चुप क्यों हो। तो उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे शिव शंकर मेनन। उन्होंने अपनी एक बुक में खुलासा किया कि हालांकि देखो उस समय सरकार पर आरोप लग रहा था कि सरकार चुप क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं रही है, लेकिन उस समय क्वाइट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी चुपचाप डिप्लोमेटिक चैनल से हमने चाइना को ये साफ कर दिया था। उस समय चाइना के प्रीमियर ली किकियांग हमारे देश की यात्रा पर आने वाले थे, तो हमने डिप्लोमेटिक चैनल से चाइना को यह क्लियर कर दिया था कि भैया अगर आप पीछे नहीं जाओगे तो फिर आपकी जो ये विजिट है, प्रीमियर हमारे देश में आने वाले हैं, इस विजिट को कैंसिल करना पड़ेगा। शिव शंकर मेनन कहते हैं अगर देखो ये बात हम पब्लिकली बोल देते कि हमने चाइना को ये बोला है, तो फिर चाइना कभी भी नहीं मानता। फिर तो चाइना टेंट के बजाय कोई परमानेंट स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर देता। क्यों? क्योंकि देखो चाइना इतनी बड़ा पावर है, इतना बड़ा देश है, पब्लिक में बात आ जाती तो क्या चाइना उस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त कर पाता? नहीं कर पाता। तो बातें जब देखो पब्लिक में आ जाती है ना, तो फिर उस देश को स्टैंड अपना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अदरवाइज उस देश की बेइज्जती हो जाती है, ह्यूमिलिएशन हो जाता है। इसीलिए शिव शंकर मेनन कहते हैं हमने उन्हीं 3 चीजों को फॉलो किया जिसकी बात राइटर कहते हैं। सबसे पहले क्वाइट डिप्लोमेसी, दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोस्चर और तीसरे नंबर पे वे आउट टू एडवर्सरी, यानी चाइना को मौका देना फेस सेव करने का। सारी बातें अंदरूनी थी तो चाइना को मौका मिल ही गया था फेस सेव करने का, क्योंकि कोई बात पब्लिक में आई ही नहीं थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। 2014 में भी इसी प्रकार का विवाद हुआ। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी थे, चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भारत की यात्रा पर आए हुए थे। चुमार एरिया में चाइना की फोर्सेस ने एक रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी।
तो उस समय अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया सरकार को, मीडिया ने भी, कि एक तरफ आप चाइना के राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी कर रहे हो, दूसरी तरफ चाइना हमारी ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है। तो उस समय इंडिया की फोर्सेस ने क्या किया था, एकदम से 2500 सोल्जर्स वहाँ पे डिप्लॉय किए और चाइना की जो रोड बिल्डिंग एक्टिविटी थी उसे फोर्सफुली रोक दिया गया। 2500 सोल्जर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कई गुना ज़्यादा थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा उस समय नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे। वो एक्सप्लेन करते हैं कैसे उस समय डिसएंगेजमेंट हुआ। वो कहते हैं, देखो सॉल्यूशन ये निकला था कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद करेगी, यहाँ से विड्रॉ करेगी और इसके बाद इस पूरे एरिया में, चुमार एरिया में कुछ समय के लिए किसी भी देश की आर्मी पेट्रोलिंग नहीं करेगी। पेट्रोलिंग पर मोराटोरियम यानी रोक तय की गई थी कुछ महीनों के लिए और ये मोराटोरियम कई महीनों तक चलता रहा, यानी कई महीनों तक वहाँ पे किसी भी देश की आर्मी ने पेट्रोलिंग नहीं की विवाद के सुलझने के बाद। अगर देखो उस समय ये बातें मीडिया में आ जाती तो आपको भी पता है कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता सरकार का, सरकार के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता और शायद इस प्रकार से डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि मीडिया बोलती, अपोजिशन बोलता कि आप ये क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, क्यों सहन कर रहे हो कि हम अपने ही एरिया में पेट्रोलिंग ना करें। लेकिन विवाद को सुलझाने के लिए यह तय करना जरूरी था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं राइटर डोकलाम विवाद का। डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। डोकलाम जहां पर एक ट्राई जंक्शन एरिया है इंडिया चाइना भूटान बॉर्डर पर, चाइना की आर्मी वहां पे रोड बना रही थी। इंडिया की आर्मी ने क्या किया, इंडिया की आर्मी भूटान के अंदर गई और वहां पे चाइना की आर्मी को रोका डोकलाम में रोड बनाने से। इंडिया ने कहा हम मानते हैं ये जो टेरिटरी है भूटान की है, आप इस पे रोड नहीं बना सकते। 73 दिनों तक, यहां पर 72 लिखा हुआ है, 72-73 दिनों तक विवाद चलता रहा। दोनों देशों की आर्मी आमने सामने रही, लेकिन अंत में विवाद को सुलझा लिया गया। लेकिन जब विवाद सुलझा, डिटेल्स पब्लिक में रिलीज नहीं की गई, लेकिन बाद में जब डिटेल्स सामने आई तो पता लगा कि इंडिया ने पहले अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया। पब्लिक में देखो इस बात को लेकर काफी ज्यादा डिबेट चल रही थी, पहले कौन विड्रॉ करेगा, इंडिया या फिर चाइना या फिर साथ साथ। तो उस समय तो किसी ने नहीं बताया था कि पहले कौन से देश की फोर्सेस ने विड्रॉ किया, लेकिन बाद में डिटेल सामने आई कि इंडिया ने पहले विड्रॉ किया था, बदले में चाइना ने वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद कर दिया। इस प्रकार से विवाद को सुलझा लिया गया था। लेकिन देखो अगर ये डिटेल्स पहले सामने आ जाती जब विवाद सुलझा था तो सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता और सरकार कभी विवाद को सुलझा ही नहीं पाती। इन सभी एग्जाम्पल्स से राइटर एक बात यह साबित करना चाहते हैं, इस प्रकार के विवाद को देखो, इस प्रकार के विवाद से संबंधित जो डिटेल्स हैं सारी की सारी वो पब्लिक में रिलीज नहीं की जा सकती, क्योंकि पब्लिक में जब डिटेल्स सामने आ जाती है ना, फिर सरकार के लिए किसी प्रकार के एग्रीमेंट पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार पर प्रेशर काफी ज्यादा आ जाता है कि अगर हमने ये बात मानी तो ऐसा ना हो हमारी इमेज खराब हो जाए, जनता को क्या लगे, सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन विवाद सुलझाने के लिए प्रैक्टिकली देखें तो कुछ कंसेशन दूसरे देश को भी देनी पड़ती है, ऐसा राइटर का बोलना है। इसीलिए क्वाइट डिप्लोमेसी यानी चुपचाप जो डिप्लोमेसी चलती रहे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या अपोजिशन या फिर मीडिया क्वेश्चन ना पूछे? नहीं, राइटर ऐसा नहीं बोलते। राइटर कहते हैं अपोजिशन का काम है क्वेश्चन पूछना। जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी वाले और दूसरी अपोजिशन पार्टीज वाले क्वेश्चन पूछा करते थे, और अब एनडीए की सरकार है, अपोजिशन क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया ये पोजीशन है, और पब्लिक में ये बात नहीं सामने आनी चाहिए, ताकि अपोजिशन भी निश्चिंत रहे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अल्टीमेटली तो देखो यही मैटर करता है ना कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट से किसी प्रकार से समझौता ना करो। बात करें मीडिया की, मीडिया को थोड़ा थोड़ा एंगेज रखना चाहिए। जैसे 9 जून को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई कि कुछ पॉइंट्स पर डिसएंगेज करेंगी दोनों देशों की आर्मी। इसी प्रकार से अगर सरकार थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मीडिया को दे देती है तो
फिर जो स्पेकुलेशन मीडिया के द्वारा की जाती है कि सिचुएशन क्या है, एग्जैजरेशन मीडिया के द्वारा बढ़ा चढ़ा के जो चीजें पेश की जाती हैं वो नहीं होगा। ये सही है, मतलब थोड़ा थोड़ा आप मीडिया को इंफॉर्मेशन देते रहो। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं कि देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स है ना, वो सरकार नहीं दे सकती। ये समझना होगा मीडिया को भी और अपोजिशन को भी। अगर बिल्कुल माइन्यूट डिटेल सरकार के द्वारा दे दी जाती हैं तो फिर किसी प्रकार के एग्रीमेंट तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एशियाटिक लाइंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में एशियाटिक लाइंस का सेंसस कंडक्ट किया गया था। हर 5 साल में एक बार एशियाटिक लाइंस का सेंसस कंडक्ट किया जाता है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की देखरेख में ये सेंसस कंडक्ट किया गया था। सेंसस से ये पता लगता है कि 5 साल में एशियाटिक लाइंस की जो संख्या है वो 29% तक बढ़ गई है। अब टोटल एशियाटिक लाइंस है हमारे देश में 674। एशियाटिक लाइंस सिर्फ इंडिया में मिलते हैं और किसी देश में नहीं मिलते हैं, और इंडिया में भी सिर्फ गुजरात में गिर नेशनल पार्क और आसपास के एरियाज में एशियाटिक लायन मिलते हैं। देखो, वैसे तो 2015 से अभी कंपेयर करें तो संख्या इंक्रीज हुई है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब एशियाटिक लायन बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर थे, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थे। काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं एशियाटिक लायंस के दौरान, जिसकी वजह से खतरा बना रहता है कि संख्या कहीं कम ना हो जाए। जैसे कुछ चैलेंजेस के बारे में आर्टिकल में बताया जाता है और बाद में ये भी बताया जाता है सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एशियाटिक लायंस के कंजर्वेशन के लिए। तो चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहला चैलेंज है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। हमने ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात तब भी की थी जब केरला में एक हथिनी की डेथ हो गई थी। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से तो देखो सभी एनिमल्स को खतरा रहता है। दूसरा हैबिटेट। हैबिटेट का जो पॉइंट है ये भी एक जनरल पॉइंट है। किसी भी एनिमल के कंजर्वेशन की अगर बात आए तो आप ये 2 पॉइंट्स तो हमेशा लिख सकते हो, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। हो क्या रहा है, अभी देखो जहां पर एशियाटिक लायंस कॉन्सेंट्रेटेड हैं वो एरिया काफ़ी छोटा है, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का। तो एशियाटिक लायन प्रे की खोज में यानी शिकार की खोज में इस प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर निकल जाते हैं और ह्यूमन बींग्स के साथ उनका सामना होता है। काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। हालांकि देखो, गुजरात की सरकार ने अच्छा काम किया है। गुजरात सरकार लोकल कम्युनिटी को कंपनसेशन देती है। अगर लोकल कम्युनिटी के किसी लाइव स्टॉक को यानी पशु को शिकार बना लिया जाता है एशियाटिक लायन के द्वारा, तो जल्दी से गुजरात सरकार के द्वारा कंपनसेशन दे दी जाती है ताकि जो किसान हैं वो एक्शन ना लें, हमला ना करें एशियाटिक लायंस के ऊपर। लेकिन देखो, ये मॉडल कब तक सही रहेगा, क्योंकि मार्केट रेट के हिसाब से अगर लोकल फार्मर्स को, लोकल लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला अपने पशुओं के लिए, तो फिर वो हमला करना स्टार्ट कर देंगे एशियाटिक लायंस के ऊपर और कंजर्वेशन खतरे में पड़ जाएगा। तो कोई लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन सरकार को खोजना होगा। वैसे दूसरे चैलेंजेस की बात करें, काफ़ी बार देखो ट्रेन्स होके गुजरती हैं एशियाटिक लायंस के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ से, तो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं एशियाटिक लायंस। कई बार देखो आपस में भी एशियाटिक लायंस के बीच टेरिटोरियल फाइट हो जाती है, मतलब इलाके को लेके फाइट हो जाती है। ये मेरा इलाका है, इसमें घुसने की कोशिश मत करना। तो इस फाइट में भी एशियाटिक लायंस की डेथ हो जाती है। लास्ट में 2 और चैलेंजेस जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है एशियाटिक लायंस को, एक तो है देखो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस और दूसरा प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। इन दोनों की वजह से भी काफ़ी सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हुई है पिछले कुछ समय में। अब बात करते हैं सरकार ने क्या कुछ किया है। सरकार ने देखो सबसे पहले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की कोशिश की है, खास करके मालधारी ट्राइब। गिर नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में मालधारी ट्राइब के लोग रहते हैं और उनके साथ सरकार ने अच्छा सामंजस्य स्थापित किया है, अवेयरनेस फैलाई है कि आप एशियाटिक लायंस को नुकसान मत पहुंचाना। तो मालधारी ट्राइब के लोग, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई कि उन्होंने एशियाटिक लायंस के कंजर्वेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल मैपिंग हुई है एशियाटिक लायंस की,
हैबिटेट को मैनेज करने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई है। प्रे बेस को एंकरेज किया गया है, मतलब शिकार आसानी से मिले एशियाटिक लायंस को, ऐसी कोशिश की गई है। और ह्यूमन लायन कन्फ्लिक्ट को भी कम से कम करने की कोशिश की गई है। और सबसे लास्ट में बेटर हेल्थ केयर, जैसे ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो परेशान करता है एशियाटिक लायंस को, दवाइयाँ इंपोर्ट की हैं फॉरेन कंट्रीज से, ताकि अगर किसी लायन को ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसको वैक्सीन दी जा सके। अब लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो संख्या इंक्रीज हुई है पिछले 5 सालों में, अच्छी बात है, बट हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे संख्या इंक्रीज हुई है, अब प्रोटेक्टेड एरिया तो ऑलरेडी कम था और कई जगह तो ऐसी हैं लिटरली मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ को एग्जिस्ट करते हैं एशियाटिक लायंस। लेकिन जैसे जैसे संख्या इंक्रीज होगी तो ह्यूमन और मैन के कन्फ्लिक्ट की जो संभावना है वो भी तो और ज़्यादा इंक्रीज होगी ना। टेरिटोरियल फाइट्स एशियाटिक लायंस के बीच में और भी ज़्यादा होंगी, और भी ज़्यादा शिकार की खोज में बाहर निकलेंगे एशियाटिक लायंस, तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, देखो वैसे तो सरकार मुआवजा दे देती है, कंपनसेशन दे देती है मालधारी ट्राइब के लोगों को या फिर दूसरे लोगों को जो गिर नेशनल फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, बट आगे आगे वो मांग करेंगे कि हमें मार्केट रेट के हिसाब से कंपनसेशन दीजिए, जल्दी कंपनसेशन दीजिए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर जो कंजर्वेशन है वो प्रभावित हो सकता है एशियाटिक लायंस का। तो सरकार को कुछ इनोवेशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप प्रोटेक्टेड एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, लायन सेफ एरिया इस्टेब्लिश कीजिए। लायन सेफ एरिया इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, नाम था लायन इकोलॉजी प्रोजेक्ट। मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट का पैच, छोटा सा एरिया जहां पे जो लायनेस है वो अपने बच्चों को पाल सकती है, उनके लिए शिकार कर सकती है, वहां पे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि वो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया का पार्ट नहीं है, प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है, लेकिन फिर भी लायंस के लिए सेफ है। तो इस प्रकार के जो फॉरेस्ट पैचेस हैं वो और ज्यादा इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। एक और सजेशन दिया जाता है आर्टिकल में कि रेल्स जैसे होके गुजरती हैं, रोड्स होके गुजरती हैं प्रोटेक्टेड एरिया से, आप ओवरपास बना दो लायंस के लिए या फिर अंडरपास बना दो, ताकि ट्रेन के नीचे आने से या फिर व्हीकल्स के नीचे आने से जो लायंस की डेथ होती है वो ना हो। और सबसे लास्ट में, अगर हम चाहते हैं कि एशियाटिक लायन इंडिया की प्राइड बनी रहे तो कुछ एशियाटिक लायंस को दूसरे राज्यों में भी रीलोकेट किया जा सकता है। क्योंकि देखो हमेशा एक डर बना रहता है, जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ने इन्फेक्ट किया था कई सारे एशियाटिक लायंस को, तब भी ये डिबेट चली थी कि सारे के सारे एशियाटिक लायंस को एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके रखना क्या ये सही स्ट्रेटजी है? शायद नहीं। कुछ अन्य राज्यों में भी एशियाटिक लायंस को रीलोकेट किया जा सकता है संख्या को इंक्रीज करने के लिए, बट गुजरात सरकार इसके लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि एशियाटिक लायंस यहीं पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है दूसरे राज्यों में रीलोकेट किया जाएगा तो वहाँ पर एशियाटिक लायंस सर्वाइव ना कर पाएँ। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एशियाटिक लायंस इंडिया की प्राइड के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्क फ्रॉम होम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के सोसाइटी से और जीएस पेपर 3 के लेबर से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल ये है, देखो कोविड-19 की महामारी में बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रही हैं कि आप घर से काम कीजिए। क्या महामारी के खत्म होने के बाद इस कल्चर को फर्दर प्रमोट किया जा सकता है? इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? फायदे तो देखो हमने काफ़ी बार डिस्कस किए हैं, काफ़ी हो सकते हैं। इंक्लूसिवनेस, काफ़ी बार देखो ऐसा होता है कि रूरल इलाकों के लोगों को जाना पड़ता है शहरों में, या फिर एक राज्य के लोगों को जाना पड़ता है दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी उपलब्ध हो तो वो अपने घर में जो कि दूर दराज में है, रिमोट एरिया में है, वहाँ से भी काम कर सकता है। तो इंक्लूसिवनेस आती है वर्क फ्रॉम होम से। नेक्स्ट, फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। देखो महिलाएं कई बार लेबर फोर्स को नहीं ज्वाइन कर पाती। एक रीज़न ये है, हमारा समाज आज भी पैट्रियार्कल है, तो घर का जो काम है वो कई बार महिलाओं को करना पड़ता है और इस चक्कर में वो ऑफिस में नहीं जा पाती। लेकिन अब देखो घर पर अगर महिलाएं रहेंगी, घर से ही काम होता है ऑफिस काम, तो दोनों काम मैनेज किए जा सकते हैं। बल्कि बोला जा सकता है हस्बैंड्स को भी
कि थोड़ा सा घर के काम में आप भी हाथ बटाइए, इससे इक्वालिटी भी प्रमोट होगी और महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, लेस कम्यूटिंग, जाना नहीं पड़ेगा, ऑफिस में घर से काम होगा तो काफ़ी पैसों की बचत होगी। और ट्रांसपोर्ट जो हमारे देश के कई शहरों में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, मतलब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, ऐसा नहीं होगा। और इसके भी इनडायरेक्टली काफ़ी सारे फायदे होंगे, जैसे पोल्यूशन कम होगा, ये सब चीज़ें। एक एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा। हाल ही में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के 300 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स ने उस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था। सेमिनार में एक बात ये डिस्कस की गई, हर एक कॉलेज की अलग से लाइब्रेरी हो, अलग से लेबोरेटरी हो, इसकी क्या आवश्यकता है? क्यों ना तमिलनाडु के हर एक जिले में हम सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलकर एक कॉमन लाइब्रेरी खोलें, एक कॉमन लैब खोलें। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हो वो उस जिले की कॉमन लाइब्रेरी में, कॉमन लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है। ये देखो एक बहुत अच्छा आइडिया निकल के आया। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो वर्क फ्रॉम होम के अगेंस्ट हैं। सबसे पहले देखो, वर्क फ्रॉम होम सभी सेक्टर्स के लिए थोड़ी ना पॉसिबल है। फॉर्मल सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो भी सारी नहीं, कुछ जैसे आईटी कंपनी की जॉब्स हैं वो लोग तो वर्क फ्रॉम होम से काम कर सकते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे? या फिर जो वेंडर्स हैं, पटरी पर रेडी लगाते हैं, वो कैसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे? नेक्स्ट देखो, माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने राज्यों में चले गए हैं वो अपने घर से काम नहीं कर सकते। इवन उनके घर के आसपास ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती भी नहीं हैं। तो ये डिबेट भी चल रही है कि माइग्रेंट वर्कर्स जब अपने घर लौट चुके हैं तो कैसे काम चलेगा? बड़े शहरों में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी या फिर अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर सकेंगी। लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सीधा सीधा लिंक्ड नहीं है, इनडायरेक्टली लिंक्ड है, मतलब कंटेक्स्ट से थोड़ा सा परे हो जाता है। नेक्स्ट, क्वालिटी मैटर्स। वर्क फ्रॉम होम में वही क्वालिटी आएगी ये भी देखो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे टीचिंग का एग्जाम्पल दिया जाता है, टीचर अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट से तो ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ें समझा सकता है बजाय कि ऑनलाइन माध्यम से। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर देखो घर में कंप्यूटर ही नहीं है या फिर एक सिर्फ कंप्यूटर है, सारे फैमिली मेम्बर्स उस कंप्यूटर को कैसे यूज़ करेंगे? बच्चों को पढ़ना भी है, माँ बाप को काम भी करना है, तो कैसे इस्तेमाल होगा? कई जगह पे इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट की रेंज अच्छी नहीं आती। नेक्स्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन गेट्स एलिमिनेट। देखो, राइटर ये कहना चाहते हैं कि मैंने हाल ही में एक सेमिनार अटेंड किया था। सेमिनार के ख़त्म होने के बाद जो चाय वाला ब्रेक होता है उसमें कोलिग्स के साथ बातचीत होती है बहुत सारे इश्यूज़ पर, वहाँ से नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो ऐसी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता है, तो काम में जो मज़ा आना चाहिए काफ़ी बार वो नहीं आ पाता। नेक्स्ट देखो, बहुत बार सबका जो घर है वो खुशी वाला घर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को एब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो वर्क फ्रॉम होम मतलब आप उन्हें मजबूर कर रहे हो और ज़्यादा समय के लिए घर में रहने के लिए जहाँ पर उनका एब्यूज़ होता है, जबकि वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा इशू है। लास्ट में राइटर कहते हैं, सबसे पहले तो देखो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे देश में वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। नेक्स्ट देखो, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा हो, इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि सेमिनार हो तो आपस में पर्टिकुलर लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की जा सके, सिर्फ उसमें 2 ही लोग हों या फिर 3 ही लोग हों। ये सॉल्यूशन आगे आगे आएंगे, बट कुछ और जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए समय लग सकता है। सरकार इंडस्ट्रियल बॉडीज़ के साथ मिल के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी कर सकती है, गाइडलाइंस जारी कर सकती है। वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि आगे आगे वर्क फ्रॉम होम कैसे इवॉल्व होता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वर्क फ्रॉम होम से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।